Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. आज हम सेकंड वीडियो को डिस्कस करेंगे जो MCQ से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर 10 तक MCQs को डिस्कस किया था। ये फर्स्ट ईयर की मैथ के MCQs हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो इसी में से ही इंशाल्लाह MCQs आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम MCQs नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। MCQs 11 है इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, इनके दरमियान एंगल क्या होगा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। MCQs में ये पूछा गया है तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा इक्वल होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। कॉस थीटा इक्वल होता है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड के। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इस इक्वल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम शिफ्ट करते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस की तरफ। तो हमारे पास ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। ये दो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी वो ये थी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ से हमने ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली थी। वो क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यूज थी कि साइन थीटा इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल। इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ से ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड डिलीट हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा और यहाँ से आपके पास कोस थीटा बचेगा। ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब इक्वल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कब, कि थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो पाई अपॉन 4 हो जाए। चूंकि आपके पास अगर आप साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू देखें तो वो 1 अपॉन √2 है, और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू देखें तो वो भी आपके पास 1 अपॉन √2 है। तो ये सेम एंगल, एक ही एंगल पर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वैल्यूज देते हैं। तो अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो जाए तो ही ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो पाई अपॉन 4 होगा। MCQs नंबर 12 वो कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4,5 फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का। तो ओरिजिन पर जो हमारे पास पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0,0। गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है, -3,4,5। तो आपने क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है। तो ओ ए का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम इनका नाम देंगे पॉइंट का। अच्छा, ये इस तरह निकालेगा बेसिकली, ये आपके पास डिस्टेंस जो है वो निकलेगा, ये ओरिजिन हो गया आपके पास, और ये आपके पास पॉइंट ए हो गया यहाँ पर, जो कि -3,4 और 5 आपके पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो x1 की होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो y1 की होती है, तीसरी वैल्यू जो है वो आपके पास z1 की होती है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में पहली वैल्यू जो होगी वो x2 की होगी, दूसरी वैल्यू y2 की होगी, तीसरी वैल्यू z3 की होगी, और वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है फॉर 3 पॉइंट, वो क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर
z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 की x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है 0। ये आप सारी वैल्यूज ऊपर से देखकर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू 5, z1 की वैल्यू 0। -3 -0 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर, 4 0 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 0 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, नेगेटिव के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 50। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हम 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 2 5 10 और 10 5 50। तो 5 × 5 किसके इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि अगर a b के ऊपर रूट है तो आप a का रूट अलग कर सकते हो और b का रूट अलग कर सकते हो। इसी तरीके से 2 × 5 का स्क्वायर का रूट है तो 2 का रूट अलग हो जाएगा और 5 स्क्वायर का रूट अलग हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये आपके पास क्या बचेगा 5√2। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा 5√2। तो जो कि यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13। वो कहता है कि द वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, कोई भी वेक्टर है आपके पास जहाँ जब वेक्टर स्टार्ट होता है ये इनिशियल पॉइंट होता है और जहाँ पर वेक्टर एंड हो रहा होता है ये आपके पास टर्मिनल पॉइंट होता है। ओके, तो वो कहता है कि पॉइंट जो है वो 2,5p। अब p की वैल्यू नहीं हमें पता कि p क्या है, एंड दूसरा जो आपके पास वेक्टर है वो क्या है -3 7,4 रिस्पेक्टिवली। तो वो कहता है इनमें से ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम नहीं जानते क्या होगा। अगर हमें p की वैल्यू पता लग जाएगा तो हमें ये वेक्टर भी पता लग जाएगा कि ये वेक्टर क्या है, ये कौन सा वेक्टर है और इस वेक्टर की क्या वैल्यू होगी। वेक्टर को निकालने का तरीकाकार होता है आपके पास टर्मिनल यानी कि ए वेक्टर इक्वल होगा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, टी से टर्मिनल और आई से इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि लेट ए बी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है और ए निकालने का फार्मूला होगा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट जो है यहाँ पे -374 है और इनिशियल पॉइंट जो है 2,5 यानी कि इस p की जगह पर मैंने 8 रखा है। और हमें कैसे पता लगेगा 8 रखना है यहाँ पर, तो ऑप्शन को देखते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या रखना है। तो यहाँ पर हमें 8 रखना है। तो जब दो वेक्टर माइनस होते हैं तो क्या तरीकाकार होता है कि पहले वाला पहले में से माइनस होगा, दूसरे वाला दूसरे में से माइनस होगा, तीसरे वाला तीसरे में से माइनस होगा। तो -3, -2। ओके, तो 7 - 5 4 -8 तो क्या बचेगा -5 2 एंड -4। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कौन पर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वो कहता है कि समीशन, ये चैप्टर नंबर 5 का है मिसलिनियस सीरीज। समीशन n = 40 to 46 100 n की पावर 0। 40 to 46 क्या मतलब, 40 to 46 का मतलब है कि n की वैल्यू 40 से लेकर 46 तक होगी। तो यहाँ पर 40 से लेकर 46 तक ये सारी वैल्यूज हमारे पास बनती हैं। तो आप बारी बारी इनको सब्स्टिट्यूट करते जाएं और समीशन का जो मतलब होता है वो मतलब है कि प्लस, इन सब टर्म्स को आपने प्लस करना है। और आपके पास गिवन टर्म क्या है 100 और n की जगह पर कितना आ जाएगा, पहला हमारे पास 40 था, 40 आ जाएगा और उसके ऊपर पावर 0 है, प्लस फिर 100 n की जगह पर 41 पावर 0 है, फिर 100 42 43 44 45 एंड 46 बारी बारी सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होता है वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, चाहे वो 10 करोड़ ही क्यों ना हो। तो 40 की पावर 0 1, 41 की पावर 0 1, 42 की पावर 0 1, 43 की पावर 0 1, ठीक है, और 44 की पावर 0 भी 1 होगा, 45 की पावर 0 भी 1 होगा और 46 की पावर भी 0 1 होगा। तो 100 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 100 तो ये सारे 100 बन जाएंगे। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 700। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 700 होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, डी।
ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीशन 1 to 50 लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी इसको कर सकते हैं। वहाँ पर समीशन का बटन होगा, तो आप समीशन पुट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, और वैल्यूज़ जो है वो नीचे का बॉक्स बना होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर भी बॉक्स बना होगा, इनमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 to 50 और n की जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 की तरफ। यह हमारा एमसीक्यूज नंबर 16। ओके, वो कहता है कि इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कंप्लीमेंट्री इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस, देन पी ए इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो ए होगा ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे। यहाँ पर ये थ्योरम है कि इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस, देन पी ए प्लस पी प्राइम ए इक्वल होगा 1 के। तो इसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। और प्रोबेबिलिटी भी जो हमारे पास होती है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, वो लेस देन 1 इक्वल 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। ये थ्योरम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। वो कहता है कि बाय द एडिशन थ्योरम, ये भी थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। ये भी थ्योरम है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो इवेंट हैं सैंपल स्पेस में, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रूफ भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, जनरल टर्म हमने बतानी है। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है उसकी जो जनरल टर्म होती है, हमारे पास मेन जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो x प्लस वाई की पावर n के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वो रिप्रेजेंट करते हैं n r x की पावर n माइनस r y की पावर r। लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई नहीं है, यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर है आपके पास a प्लस x की पावर n, यानी कि आपके पास x की जगह पर क्या है a और y की जगह पर क्या है x। तो यानी कि आप सिर्फ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। x की जगह पर क्या हो जाएगा, जहां पर x है उसकी जगह पर a हो जाएगा, जहां पर y है उसकी जगह पर x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बात, कि आपके पास x प्लस वाई की पावर n के लिए जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है टी आर प्लस 1 कॉम्बिनेशन एन आर x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो इसके लिए पूछ रहा है कि a प्लस एक्स की पावर n के लिए जनरल टर्म का फार्मूला क्या होगा। यानी कि x की जगह पर a आ गया, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, और y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आपने यही इसमें रिप्लेसमेंट कर देनी है। मैंने यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट की है कि जहाँ पर n और r तो सेम रहेगा, x की, चूंकि x किसके इक्वल था, a के, तो x की जगह पर a आ गया। ओके, y, अच्छा y किसके इक्वल था, x, तो x की जगह सॉरी y की जगह पर क्या आ गया, x आ गया। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ। वो कहता है कि ए वन टू वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, वन टू वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन टू वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वन टू वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। एक ही बात है, वन टू वन ले लें या इंजेक्टिव फंक्शन ले लें। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। एमसीक्यू नंबर 20, ए फंक्शन एफ एफ एक्स एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज एन, ये क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, लीनियर होगा, या नाइदर इवन और नॉट ऑड होगा। तो सबसे पहले आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा।
अगर कोई भी फंक्शन इवन है तो उस फंक्शन के अंदर आप x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे ना, तो वही फंक्शन आएगा, यानी कि उस फंक्शन पर कोई भी आंसर मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास है x एफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये एक फंक्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ इसमें x की जगह पर माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गया, मैंने x की जगह पर माइनस एक्स पुट किया, ये cos माइनस एक्स, ठीक है, f माइनस एक्स। अब हमें पता है कि cos के एंगल में नेगेटिव है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वापिस वही फंक्शन आ जाएगा जो हमने लिया था। तो यहाँ पर एफ एफ एक्स ऐसा फंक्शन क्या होगा, हमारे पास इवन होगा, ठीक है। ऑड के लिए क्या है, ऑड के लिए स्टेटमेंट है कि आप फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करो तो आपके पास वही फंक्शन तो आएगा लेकिन नेगेटिव साथ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड एमसीक्यू जो था वो हमारा क्या था, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं तो जहाँ पर x था उसकी जगह पर माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी है। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, इवन पावर है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखो कि इस फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये वही फंक्शन है जो हमने स्टार्ट में लिया था, तो इसकी जगह पर वापस एफ एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इवन होगा। इवन फंक्शन, इस पे इवन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इवन फंक्शन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह नेहबान, खुदा